सोच के देखिए कि एक दौर आया था जब सबने पुरस्कार लौटाने शुरू कर दिए थे। जो प्रतिष्ठित पुरस्कार, भारत सरकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसको लौटाने का क्रम चल पड़ा था। लेकिन सरकार ने कितनी बुद्धिमत्ता दिखाई कि ऐसे लोगों को चयनित किया जो वास्तव में उसके हकदार थे और वास्तव में उसके हकदार हैं। से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है राधे कृष्णा। ये एक जातिका की कुंडली है जिन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 1975 इनका डेट ऑफ बर्थ है और भाद्रपद माह में जन्मे हैं। श्रावण और भाद्रपद में जन्मे होने से अभी 2 दिन पहले भी एक कोई कुंडली थी जिसमें मैंने श्रावण और भाद्रपद का परिचय दिया था कि व्यक्ति सुख और दुख में हमेशा एक जैसा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बदलने की आवश्यकता होगी या उस पर काम कर लेना चाहिए। कुंडली को समझ लेने से ही चीजें बदल जाती हैं और उसी समय तत्काल प्रभाव से आप जो है वो अपने आप को समझने लगते हैं। वस्तुतः समस्या यहाँ है कि हम कुंडली को समझना नहीं चाहते, जल्दबाजी में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं। और मैंने ये बात कई बार कार्यक्रम में कही है कि मेरे यहाँ से कुंडलियाँ जो बुक होती हैं वो मेरे तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। कई बार लोग इंतजार नहीं कर पाते इसलिए पैसे लौटा लेते हैं, और कई बार वो इतना इंतजार कर नहीं पाते इस वजह से भेजते ही नहीं हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। पर मैं समझता हूँ कि कुंडली को अच्छे से समझना, कुंडली को अच्छे से जानना और उसको उसके एक एक पहलू को समझ लेने से ही आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख के खर्चों से बच जाते हैं, सिर्फ इसको समझ लेने से। क्योंकि वस्तुतः तो चीजें आपको समस्या में ये डाल रही है कि आखिर क्यों और कब तक। 2 बातें, क्यों और कब तक, अंत खत्म, अंत सामने है आपके। तो यही चीज है जो आजकल लोग जल्दबाजी में नहीं जानना चाहते। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था, दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति के जीवन में अर्थ की समस्या, व्यक्ति के जीवन में आत्मबल की समस्या, कमजोरी की होती है। शरद ऋतु में जन्मे होने से ये प्रभाव है जिसको विकसित करने का उपाय सामान्यतया वही बताऊंगा जो सबको बताता हूँ। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो संतुलित है, पर कई बार आलस्य होता है अपने काम के लिए। कई बार वो जितना तैयार दूसरों के लिए होता है वो उतना तैयार खुद के लिए नहीं होता, किसी भी काम के लिए। कृष्ण पक्ष के एकादशी ये इस कुंडली की सबसे बड़ी और सबसे जो है वो जटिल समस्या हो सकती है। आपके जन्म का समय कौन सा है, उसमें पक्ष बल से चंद्रमा कितने बली हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी कुंडली के पंचांग में जो चंद्रमा की स्थिति है वो कैसी बन रही है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो पापक होंगे। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में धन, धर्म, स्वास्थ्य, अध्यात्म, उसका मन, उसकी भावनाएं, उसके स्वभाव, सब चीज टोटल सब चीज प्रभावित होंगे। अब जीवन में जो भी चीजें बिगड़ रही हैं उसके पीछे का मूल और रहस्यमय जो कारण है वो चंद्रमा के कारण बनता है। सोमवार के जन्मे होने से वस्तुतः आप झगड़ालू नहीं होंगे, शांत होंगे। और आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे होने से बहुमुखी। दरअसल आपके पास ये उबलाव होता है या सुगबुगाहट होती है कुछ करने की, अपने बल पे आगे बढ़ने की, और वस्तुतः व्यक्ति कर भी सकता है। सिद्धि योग में जन्मे होने से हाथ में जो भी काम मिले और जो भी काम आपको दिया जाए मन लगा करके व्यक्ति करता है, उसमें तन्मयता होती है और उसको अपना 100% देता है। शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि दूसरों के लिए तैयार रहे, पर जब उसकी बारी आए तो लोग उसको पीछे धकेल दें। या फिर कई बार आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले से पता चल जाती हैं या उसको आपको समझने की आवश्यकता है, जैसे स्वप्न के माध्यम से, जैसे विचार जो बनते हैं उसके माध्यम से, जैसे जो चीज़ आप बार बार सोचते हैं या बार बार जो चीज़ें घटित होती हैं, अंग स्फुरण हो जाए, कुछ अलग तरीके की दैवीय कृपा जो है वो व्यक्ति की, मतलब ये कह सकते हैं कि छठी इंद्री जागृत होती है। तो पंचांग में कमजोरी, दक्षिणायन, पंचांग में दूसरी कमजोरी चंद्रमा का पापक होना, और पंचांग में तीसरी बात जो व्यक्ति के जीवन में कई बार अपने लिए तैयार ना होना। अब आइए आपको मैं कुंडली पे लेके आता हूँ। 11 नंबर की कुंडली बनी है जो मूर्तियां यहाँ की राशि है, जो लाभ की राशि है वो लग्न में बन गई, और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में शनि छठे में बैठे हैं कर्क राशि में। इस वजह से माता का स्वास्थ्य और व्यक्ति के स्वयं का स्वास्थ्य भी परेशान होता है। यही लग्नेश यहाँ पे भी जन्म कुंडली में देखिए शत्रु के साथ शत्रुग्रही होकर के बैठे, और यही लग्नेश यहाँ पे शनि जो है वो नीच के हो जा रहे हैं, मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। या ये कह सकते हैं कि यहाँ के लिए तो लग्नेश होते हैं, यहाँ के लिए भी लग्नेश होते हैं, यहाँ के लिए भी कारक ग्रह होते हैं, तो अच्छे भाव उनको हर जगह अच्छा मिल रहा है,
पर वो परिणाम अच्छे देने के लिए कई बार, क्योंकि उस शनि के ऊपर से देखिए किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे नीच के राहु उन्हें देख ले रहे हैं। और वस्तुतः ये जो चंद्रमा हैं वो छठे भाव के अधिपति होकर के तीसरे भाव पंचम भाव में बैठ करके कई बार व्यक्ति के यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और कई बार व्यक्ति के धन आने के जो क्षेत्र होते हैं उसको कमजोर कर देते हैं, उसमें सेंध लग जाती है। प्रेम वो जो विह्वलता के साथ आप लोगों को देते हैं वो नहीं मिल पाता। जो पहचान जिसके लिए आप कई बार काम करना चाहते हैं वो कायम नहीं रह पाती, या कई बार जो है वो व्यक्ति को अपने संतति से बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, पिता से जो है वो कई बार अनबन हो जाती है, ये बात भी देखने को मिलती है। दूसरी बात है, हालांकि पिता का सुख है, इसमें कोई समस्या विशेष नहीं है, क्योंकि पिता भाव के अधिपति मंगल जो हैं वो इसको देख ले रहे हैं, और मंगल केतु के प्रभाव के कारण वैचारिक मतभेद व्यक्ति स्वयं से ही लड़ता रहता है। मतलब विचार के उत्पन्न होने की क्षमता, वाणी का प्रभाव, और कई बार जो है वो स्थिर संपत्ति बनाने में मशक्कत भी होती है या मेहनत करनी पड़ती है, ये बात भी दिख रही है। रोहिणी नक्षत्र में मंगल बैठे हैं, सूर्य जो है वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात इस कुंडली में है, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वो केंद्र के और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य मारक नहीं होते, पर इस कुंडली के लिए प्रधान मारक के रूप में गुरु बनते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं और लग्नेश के शत्रु होते हैं शनि के। और गुरु और शनि का संबंध दोनों एक दूसरे से चौथे। पर एक अच्छी बात इस कुंडली में कि मंगल ने शुक्र को देखा है, ये बहुत अच्छा होगा। ऐसा इसलिए कि मंगल दशम के अधिपति हैं और शुक्र जो है वो चौथे के अधिपति हैं, तो ये योग कारक स्थिति बन जाएगी। दोनों केंद्र के अधिपति एक दूसरे से केंद्र में बैठे, या मंगल ने चौथे भाव, चौथी दृष्टि से शुक्र को देखा। सूर्य की जो स्थिति है वो लग्न पे है, तो लग्न में लाभ की राशि बनी और सूर्य की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि पड़ गई। अब यहाँ पे शुक्र जो है वो वक्री होकर के मघा नक्षत्र में बैठ करके, जिसके अधिपति केतु आपकी कुंडली में जो हैं वो बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की माता भी बहुत ज्यादा मतलब स्वस्थ नहीं थी, यह व्यक्ति स्वयं भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होता रहता है। और पंचम भाव को जब आप कर्तरी लग जाए तो कई बार दाम्पत्य का, प्रेम का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, पति का सुख थोड़ा कमजोर होता है, या कई बार जिस लेवल पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है आप करते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु यहाँ पे मित्र की राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति मेहनत करने के बाद व्यक्ति को सुख प्राप्त करवाते नजर आ रहे हैं। बैठे अच्छे हैं, पर यहाँ पे केतु का बैठना मानसिक श्रम ज्यादा करवा देता है। और गुरु अपने उच्च की राशि से, देखिए 4 नंबर यहाँ लिखा है, इससे केंद्र में बैठे हैं, ये गुरु के लिए अच्छी बात होगी। पर इस कुंडली के लिए द्वितीय भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे, पराक्रम करे तब धन आए। और कई बार व्यक्ति की कुंडली में चूंकि शनि जो है वो छठे भाव में बैठे हैं, इस वजह से हृदय से संबंधित, गैस्ट्रिक से संबंधित और टखनों से संबंधित समस्या होती है। पर एक बात है कि कुंभ लग्न की कुंडली और राशि बनी है मिथुन, जिसके ऊपर अभी ढैया 7.5 का भी प्रभाव था, ढैया का प्रभाव, इस कारण से भी कई बार समस्याएं बढ़ती हैं। दूसरे नंबर पे राशि के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में राशि से केंद्र में बैठे हैं स्वग्रही होकर के, इस कारण से ये एक सामान्य सी समस्या हो सकती है, जिससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 के कारण या ढैया के कारण ये प्रभाव बनी है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली में राशि के अधिपति से है। हालांकि चंद्रमा के पास एक अलग बल मिलेगा, लेकिन गुरु से तृतीय एकादशवें में जाने के कारण आप कई बार अपने जिद के कारण अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इस चीज को पहले ठीक करिए। राहु दशम स्थान में बैठे हैं, पर यहाँ के अधिपति जो है वो पिता से सुख और राज्य, धन, वैभव, इन सब चीजों का सुख दे देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें ठीक है। और नौकरी वगैरह के लिए अगर देखता हूं तो जो शनि की स्थिति बन रही है इस भाव से तो कोई विशेष नहीं बन रही है, लेकिन राहु शनि को देख ले रहे हैं, तो व्यक्ति ऊंची प्रतियोगिता में जाना चाहता है, अपने बल पर खड़ा होना चाहता है, पर कई बार परिस्थितियां बनती ही नहीं है, ये बात भी है। अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा है, जो कि इस कुंडली के लिए सामान्य होते हैं, मतलब सामान्य से बेहतर ही होते हैं। इस कुंडली के लिए 8 तारीख अच्छा रहे, यानी कि 8 अंक अच्छा रहे। इस कुंडली की तुला राशि, मिथुन राशि अच्छी रहे, धनु राशि अच्छी रहे। इस कुंडली में सिंह राशि, वृश्चिक राशि सामान्यतः अच्छे होते हैं। कर्क राशि, कन्या राशि, मेष राशि, मीन राशि और मकर राशि, ये कुछ राशियों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है। दिशाओं के आधार पर पश्चिम दिशा आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तारीख मैंने बताई। नक्षत्र के आधार पर आपको आर्द्रा से बचना चाहिए, जैसे कोई दान देना हो, कोई दवाई खानी हो, आर्द्रा में नहीं जाना चाहिए। मृगशिरा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद श्रवण अच्छा रहे, हस्त अच्छा रहे
अनुराधा अच्छा रहे, पुष्य अच्छा रहे, ज्येष्ठा भी थोड़े बहुत लाभ के साथ, हालांकि वो भी बहुत कम, ये बात है। विशाखा, मृगशिरा, ये सब चीजें आपके लिए नक्षत्र अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति उसको देख रहे हैं, नौकरी के योग हैं, और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में 2024 के करीब में जाकर के एक अच्छी स्थिति में आप अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। लेकिन 1975 के हैं आप, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा दौर रहेगा। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में एक और भी बहुत अच्छी स्थिति 2023 के चौथे महीने में आ रही है, जिसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। मंगल और शुक्र की योग कारक स्थिति यहाँ पे बन रही है, ये अच्छी बात है। गुरु यहाँ भी 1 नंबर की राशि में, यहाँ भी 1 नंबर की राशि में, तो गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि लाभेश अगर वर्ग उत्तम हो तो कार्यक्रम खराब नहीं है और क्रम चलेगा भी चलेगा। यहाँ भी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 1 नंबर में ही बैठे हैं। इस कारण से आपकी कुंडली में सबसे जो अच्छी बात है कि आप बहुत ही बौद्धिक स्तर पे बिल्कुल ही उच्चस्थ हैं, जहां कई बार आप सिर्फ इस बात से पिछड़ जाते हैं कि आप सैद्धांतिक रूप से काम करना चाहते हैं। आप किसी के साथ जो है वो सामंजस्य नहीं बना पाते, और वो इसलिए क्योंकि वो गलत करना चाहता है और आप नहीं करना चाहते। इसी सिद्धांत के कारण कई बार आपके काम बिगड़ जाते हैं, या कई बार आपको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है, क्योंकि कई बार आप अपने हाथ में आई हुई चीज को भी गंवा बैठ चुके होते हैं। कुंभ लग्न के जो लोग होते हैं वो दार्शनिक होते हैं, उनके अपने विचारधारा जिस पे वो काम करते हैं, उनके अपने सिद्धांत होते हैं, अपने धुन में लगे रहते हैं, ज्यादा वो किसी से मतलब रखते नहीं, बहुत ही शांत और प्रवृत्ति स्थिर होती है। कुंभ लग्न के लोगों में दार्शनिकता का एक अलग भाव झलकता है, लाभ उनके लिए सब कुछ नहीं होता, और वैराग्य का भाव बहुत ही जल्दी जल्दी आने लगता है। व्यक्ति तुरंत ही निगेटिव हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को पाप कर्तरी लगा हुआ है। आपकी कुंडली में चंद्रमा का यहाँ नीच का होना ये और भी ज्यादा खतरनाक व्यापारिक दृष्टिकोण से हो जाए। यहाँ पे राहु का बैठना दाम्पत्य को कमजोर कर देता है, और कई बार पति बहुत विशेष ख्याल नहीं रख पाते, ये बात भी देख रहा हूँ। हालांकि अगर वो रखते होंगे तो उसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पे बुध की दृष्टि है और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं। अगर वो लुंज पुंज होंगे आपके साथ संबंधों को निभाने में, तो उसके पीछे का कारण ये है बुध नीच के। इस कारण से कई बार आप या तो वो स्वयं, हालांकि आप ज्यादा, कई बार आप बहुत ज्यादा उसमें इंटरेक्ट नहीं होते या बहुत ज्यादा उसमें जुड़े नहीं रहते। कई बार आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हो जाते हैं संबंधों को लेकर के, जो कि मतलब प्रायोगिक तौर पे नहीं होना चाहिए, ये बात दिखती है। आपकी कुंडली में जो सूर्य और शुक्र बैठे हैं उसके आधार पर शुक्र 7 डिग्री के हैं और सूर्य 14 डिग्री के, चंद्रमा 15 डिग्री के, तो सूर्य 14 और चंद्रमा 15, मंगल जो है वो 16, बुध जो है वो जन्म कुंडली में 8, तो सूर्य चंद्रमा मंगल ये सब अच्छे अवस्था में देखे जा रहे हैं, अवस्था इनकी कमजोर नहीं है। बुध बैठे अष्टम में कभी खराब नहीं होते, तो यहां से आपको आपका बल, आपके केंद्र का बल, आपके बुद्धि का बल, आपके तर्क का बल, आपके ज्ञान का बल, आपके जो है वो दिव्य जो देखने की क्षमता है, इन सब का बल आपके पास बहुत अच्छा है, विकसित होने का प्रभाव बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनी है। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में 5वीं दृष्टि से यहाँ जो कम से कम आपको नैसर्गिक रूप से सामान्यतया थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ लाभेश हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं तो खराब नहीं होगा, सूर्य को देख रहे हैं जो कि सप्तमेश है तो खराब नहीं होगा, शुक्र को देख रहे हैं जो कि सुखेश है तो खराब नहीं होगा, परंतु वो द्वितीय भाव के अधिपति है, तो धन भाव के अधिपति आपको खुद का कारोबार या व्यक्ति को खुद के कारोबार पे काम कर लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सूर्य और शुक्र का लग्न पे असर आपको कई बार बहुत ही ज्यादा अनुभवी और बहुत ही ज्यादा मोरल वैल्यू का रखने वाला बना देता है। व्यक्ति कुछ भी गलत कभी नहीं करना चाहता है, और यही उसके जीवन की जो है वो असफलता की निशानी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार आपको जो है वो हाथ साफ करने का मौका मिलता होगा, आप नहीं करते होंगे, या कई बार मौके हाथ में आए उसे आप छोड़ देते होंगे। कई बार जब मैं बच्चा था, छोटा था, मैं अपने जो है वो मौसा मौसी के लड़के के साथ खेलता था जब, तो मेरी जो मौसी की लड़की थी वो बड़ी सीधी थी, अभी भी हैं। तो कई बार मैं जब वो 4 कोने का जो खेल होता है हम लोग खेलते थे, तो जब वो चोर बन जाती थी तो मैं अपना कोना खाली करके उन्हें दे देता था और मैं चोर बन जाता था, जबकि उन्हीं के दोनों भाई उनको चोर बना करके खूब पीटते थे। पर मुझसे ये बात देखी नहीं जाती थी, मैं जो है वो अपना, और मैं उनमें सबसे छोटा मैं ही था, तो मुझे जो है वो उन पे दया आ जाती थी, या मुझे लगता था कि इनको ये लोग मार रहे हैं। तो ये बात जो है वो कई बार होती है, और ये बात अभी तक है कि ऐसी स्थितियां होती हैं। तो ये चीजें आपको कई बार पीछे धकेल देती है। दुनिया है, सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात दिखती है। चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में आर्द्रा के बैठे हैं और राहु नीच के हैं, इस कारण से भी कई बार कर्म क्षेत्र बहुत ज्यादा सजग नहीं हो पाता है। यहाँ के अधिपति उसको देख रहे हैं तो आप करना चाहते हैं,
पर लग्नेश छठे में तो साहस जुटाएं कैसे, और एक काम 3 बार में होता रहे, इस वजह से भी और भी व्यक्ति टूट जाता है। तो समस्या जो है वो आपको इस आधार पर मैं एक बात कहूँ तो सबसे पहले तो आप अभी गणेश जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमत कवच का पाठ करिए, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं या नवग्रह कवच का पाठ कर सकते हैं, ये आपके उपाय हैं। उसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात करता हूँ, किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप वो कार्यक्रम जाकर के देख लीजिए जिसमें मैंने उपाय संबंधित जो कार्यक्रम बनाए हैं उसमें जाकर के सूर्य को अर्घ देने वाली विधि जो मैंने बताई है, आप वो कार्यक्रम देख करके उसे अप्लाई करिए। ये दूसरा। तीसरे नंबर पे इस कुंडली में मैं कर्म क्षेत्र के लिए ये कुंडली, अगर अपना खुद का कारोबार करना चाहते हैं तो इस वर्ष के 5वें महीने से, और नहीं अगर नौकरी भी करना चाहते हैं तो इसी वर्ष के 5वें महीने से योग आ रहा है, और अगर खुद का अपना कारोबार करना चाहते हैं तो अगले वर्ष के अप्रैल से योग आ रहा है। वैसे आपकी कुंडली में अभी दशा कमजोर नहीं है, पर वो दशम भाव के जो जिस दशा में है उस दशा के अधिपति के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे केतु उन्हें देख रहे हैं और शनि की दृष्टि है। तो उस भाव पे, अष्टम भाव पे शनि और राहु केतु का प्रभाव रहे तो कई बार व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी लग जाती है जो काफी लंबे समय तक आपको झेलवाती है और वो कई बार ठीक नहीं होती है, ये बात भी होती है। पर उसको ठीक करने का सामान्यतया उपाय है, आपकी कुंडली में लग्न को सूर्य देख रहे हैं तो आप बेवजह की चिंता भी करते हैं, बेवजह के आप कभी बेफिक्र नहीं होते, हमेशा कोई ना कोई कई व्यक्ति को रात भर नींद ना आए, जागता रहे, क्योंकि चंद्रमा पहले ही कमजोर है, लग्नेश पहले ही छठे भाव में बैठे हैं, सूर्य पहले ही लग्न को देख रहे हैं और बुध पहले ही अष्टम में बैठे हैं। हालांकि गुरु तीसरे भाव में बैठ करके आपके जो प्रॉब्लम की स्थिति को और भी थोड़ी सी बढ़ा ही रहे। अब धन के बारे में आपने सवाल पूछा था, तो लग्न के अधिपति का छठे भाव में जाना ये ऋण योग है जो कि ठीक नहीं है। धन भाव के अधिपति का तृतीय भाव में जाना ये भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी व्यक्ति को ऋण में जाना पड़ता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना और सप्तम भाव के व्यापार से और खुद के काम से या सरकार से जुड़ करके भी काम बने, अगर सरकार से जुड़े तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन उसके योग थोड़े कम है। चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान के अधिपति का अष्टम में जाना, ये कई बार व्यक्ति को मैं जहां तक समझता हूं कि सबसे पहले तो आपको खुद के बल पे ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है, किसी के भरोसे की आवश्यकता नहीं है। खुद के भरोसे पे आगे रखिए अपने आप को और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को इम्प्रूव करिए। तर्क, ज्ञान, बुद्धि, विलक्षणता, जो आपके अंदर जो छिपी हुई ऊर्जा है उसको जागृत करिए और उसको सामने ला करके रखने का प्रयास करिए, जो कि नहीं हो रहा है। छठे भाव के अधिपति का पंचम में जाना ये भी बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम में बैठना, रोजगार परक और खुद का कारोबार, ये बात बनती है। अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम में बैठना, जितना पुण्य करना चाहते हैं कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सत्कर्म से युक्त आपने रखा है, पर थोड़ी बहुत चेंजेस भी कभी कभी लाने पड़ते हैं। इस अवस्था में आपको इस पे भी विचार करना होगा, आप समझ गए होंगे। नवम भाव के अधिपति का सप्तम में बैठ करके लग्न को देखना भाग्यशाली, और व्यक्ति के जीवन में कभी भी बातचीत किसी से बंद मत करिएगा, सबके साथ टेबल पे बैठ करके उस बात को सुलझाने का प्रयास करिए। ये बात यहाँ तक थी। तो अष्टम भाव के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। नवम भाव के अधिपति का लग्न को देखना ये अच्छी बात है, जो आपको कम से कम आपके जीवन में धर्म कभी न जाए और धर्म बना रहे, क्योंकि गुरु देख रहे हैं। हालांकि आपने चीजें पाई हैं, बहुत अच्छी चीजें, खुश भी हैं और खुश रहेंगे भी, क्योंकि दशम स्थान की जो स्थिति बन रही है वो दशम स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र आपका है। आप अगर थोड़े से मेहनत करेंगे तो आपके काम में निकलने की, क्योंकि चंद्रमा पाप कर्त्री में अगर नहीं होते तो बात बन जाती। और लग्नेश अगर छठे में, ये भी बहुत खराब नहीं कहूंगा, लेकिन लग्नेश जो छठे में बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठ रहे हैं, ये चीजें कमजोर कर रही है। समझ रहे होंगे आप। दशम स्थान के अधिपति जो है वो इसे देख रहे हैं और एकादशवें के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के वापस देखना, प्राप्त जो आप करना चाहते हैं जरूर हो जाए। विश्वविख्यात होने का योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है, कुछ ऐसा काम जो सामाजिक स्तर पे, मैंने तो इस बार एक बड़ी अच्छी बात देखी। आप लोगों को एक बात कहूंगा कि जो विभूषण पुरस्कार मिलते हैं, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म कौन सा मिलता है मुझे तो जानकारी ही नहीं है, सामान्यतः ये सब चीजें जाननी चाहिए। पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण 3 मिलते हैं ना। उसमें ऐसे ऐसे लोगों को सरकार ने चयनित किया था, देख करके आनंद आ जाए, आनंद आ जाए, क्योंकि कम से कम सरकार ने उन लोगों को तो पुरस्कार नहीं दिए थे जो लौटा दिए थे। सोच के देखिए कि एक दौर आया था जब सबने पुरस्कार लौटाने शुरू कर दिए थे, जो प्रतिष्ठित पुरस्कार, भारत सरकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसको लौटाने का क्रम चल पड़ा था। लेकिन सरकार ने कितनी बुद्धिमत्ता दिखाई कि ऐसे लोगों को चयनित किया जो वास्तव में उसके हकदार थे और वास्तव में उसके हकदार हैं।
एक से एक वृद्ध और एक से एक अच्छे लोगों को सरकार ने पुरस्कार दिया है, जो कि जिसकी आवश्यकता समाज को थी, जो वास्तव में ऊंचे पद पे बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या डिमडाम करते हैं, पुरस्कार ले भी जाते हैं और बाद में जो है वो कुछ बोल भी देते हैं, लौटा भी देते हैं। ऐसे लोगों से तो हमारे मतलब सरकार की बात यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी क्षेत्र में आपकी कुंडली में काम करने का योग है, जिससे आप सरकार की दृष्टि में आ सकते हैं और आपको पुरस्कार मिल सकता है, ये बात है। षडबल में बुध ही सबसे ज्यादा कमजोर हैं, बाकी के सारे ग्रह ठीक बैठे हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि ठीक है, मतलब काम करने की आवश्यकता है। शनि सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी जन्म कुंडली में नीच के, इस कारण से कई बार आप लगातार बदलते जाओ, लगातार काम पे टिकना रहे या टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति भी अपने जीवन में से निकालने की बात है। एक चीज को पकड़ करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, चाहे कोई भी काम हो उसको आगे बढ़ाइए। नैया पकड़ लिया तो पार करके, उसके बाद दाम्पत्य जो है वो गुरु राहु केतु के कारण थोड़े बहुत कमजोरी में, क्योंकि यहाँ भी सूर्य शनि आगे हैं, मंगल शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको भी आपको नरिश करना होगा। रोजगार भाव में चंद्रमा नीच के हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोरी है, और यहाँ पे भी मंगल शनि का प्रभाव है, इस वजह से यहाँ भी पाप कर्त्री है। तो ये कुंडली थोड़ी सी नेगेटिव जरूर है, पर फिर भी अगर मैं कहता हूँ तो बुध की दशा है, गणेश जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो उपाय मैं आपको भेजूंगा उसे जरूर करिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। दशाओं के क्रम में एक बार चर्चा कर लेता हूँ। आपकी कुंडली में सूर्य आधा परिणाम करेंगे, चंद्रमा और मंगल कमजोर परिणाम कर रहे हैं, बुध जो है वो आधा परिणाम करेंगे, बहुत अच्छे नहीं वो भी, हालांकि ठीक ठाक। गुरु जो है वो अच्छे नहीं बनते इस कुंडली में, इस वजह से अशुभता का लक्षण वो ज्यादा दिखाएंगे, हालांकि उनकी दृष्टि जहां जहां भी पड़ेगी उसका लाभ वो देते रहेंगे। शुक्र और शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, इसकी चिंता मत करिएगा। राहु और केतु में से राहु अच्छे हैं, केतु थोड़े अशुभ लक्षणों को दिखा रहे हैं, जो आपके मानसिक विकलता के कारण बन रहे हैं। सूर्य आपको लगातार चिंता दे रहे हैं, चंद्रमा आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, और धन और आय के व्यय को जो है वो फ्लक्चुएशन में लेके जा रहे हैं। मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आप में बहुत ज्यादा उग्रता और इंतजार न करने की प्रवृत्ति और स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में खाली एक तरफा सोचने वाला बना दे रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में अपना संपूर्ण नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश तो वो जारी है उनकी। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आपको कई बार देना चाहते हैं और वो दे भी रहे हैं, जो मिला है वो उन्हीं के कारण मिला है। शनि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो खुद जद्दोजहद कर रहे हैं, हालांकि फिर भी आपको वो साहस देते हैं, ढाढ़स देते हैं, बल देते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और उत्साही बना रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में रोक रहा है और केतु उसमें साहस डालने का काम कर रहा है, बल देना चाहता है, आपको अनुभवी बनाना चाहता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।